प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम रीट 2021 जो कि जस्ट अभी हुआ है पिछला, उस पेपर में से विज्ञान के पोर्शन को हम लेते हैं और विज्ञान के अंदर जो 30 क्वेश्चन है उन 30 क्वेश्चंस का हम इस CMPC यूट्यूब चैनल पर एनालिसिस करते हैं। ख़ास तौर से इस पार्ट के अंदर हम विज्ञान का जो पार्ट है उसके अंदर देखिए किन किन चीज़ों को देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, किस बुक से पूछा है। दूसरा, फोर्थ कमिंग रीट और अन्य एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ये हमें पता लगाना है। और हमें किस बुक पर फोकस करना है, ये हमारे को ख़ास तौर से इसके अंदर देखना है। तो एक तरह से एक कंप्लीट सॉल्यूशन इसके अंदर अपन लेते हैं, ताकि आपको विज्ञान के जो क्वेश्चंस आएंगे उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है। तो लीजिए पहला क्वेश्चन, यानी कि 101वां जो क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, Al2SO4, Al3SO4 ट्वाइस, Al2SO4 3 और Al SO4 थ्राइस। तो यहाँ पर इसने ऑप्शन तो दे दिया है, सी वाला करेक्ट है, लेकिन ये हुआ कैसे, जो आप देखिए यहाँ पर ख़ास तौर से जो आपके तत्व और उसका वर्गीकरण वाला पार्ट है उसमें से लिया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको क्या करना है कि सल्फेट है ना, सल्फेट यानी कि SO4 2-, नाइट्रेट यानी कि NO3- यानी एक ही होगा, और फॉस्फेट यानी कि PO4 3-, और कार्बोनेट यानी कि CO3 2-। आपको ख़ास तौर से ये जो 3-4 चीज़ें हैं आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। फॉस्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, एक ऑक्सीडेट और होता है, लेकिन आपको ख़ास तौर से इनको याद रख लेना है। अब इसके बाद में फिर आता है अमोनियम, जैसे मैं कुछ टर्म ले रहा हूँ, अमोनियम, कैल्शियम, बेरियम। यानी अमोनियम का मतलब होता है NH4+, यानी कि प्लस का ऊपर एक चार्ज होता है, कैल्शियम Ca2+, और बेरियम होता है आपके पास में Ba2+। ये मैंने एक सैंपल लिए हैं, तो इनसे केमिकल फार्मूला बनाने का जो तरीका है वो आपके, जैसे सपोज़ हमें बनाना है यहाँ पर कि बेरियम, या जैसे इसने एल्यूमिनियम लिया है ना, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पर होता है Al3+। तो उस केस में एल्यूमिनियम का मतलब ये हुआ, जैसे इसने ये वाला पूछा है, तो इसके पहले मैं आपको इनमें से बताऊं कि जैसे आपको ले लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ मैंने 2 ले लिए, एक तो अमोनियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट। तो ध्यान से देखना, अमोनियम का मतलब होता है NH4 एक तरह से 1+ का, और फॉस्फेट कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 2-। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर डायरेक्ट NH4 एज इट इज़ और CO3 एज इट इज़। अब इसके ऊपर जो वैलेंसी थी, संयोजकता 2, वो आप इसके होल में डाल दें यहाँ पर न, इस पर +1 था तो वो +1 इसके बाहर, जो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये अमोनियम कार्बोनेट हो गया। फिर कैल्शियम फास्फेट की बात करें तो कैल्शियम फास्फेट के अंदर आप पहले यहाँ Ca लिखते हैं और ये 2+, और इधर फॉस्फेट कहा तो PO4 3-। मतलब क्या हुआ कि ये कैल्शियम और ये 3 तो आ जाएगा Ca के यहाँ पर कैल्शियम, और PO4 और ये 2 जो है इसके बाहर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के एल्यूमिनियम सल्फेट का बनेगा, वो क्या बनेगा, Al3+, और सल्फेट है SO4 2-। तो फाइनली ये क्या बना, Al2 तो आ जाएगा इसके नीचे, और सल्फेट के बाहर बैठेगा ये 3। ये आपके एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो ये केमिकल फार्मूला आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर आपको याद क्या करना पड़ेगा, जो कुछ खास कहीं भी मिल जाएंगे आपको, जो कुछ जो धनात्मक आयन है और कुछ ऋणात्मक आयन है
वो दोनों आपको याद कर लेने, किस पर कितनी वैलेंसी है वो याद कर लेनी है आपको। जिनको अपन अम्लीय और क्षारीय मूलक कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं, तो उनको आप याद कर लोगे तो इस तरीके से आपको ये जो है इसकी वैलेंसी यहाँ और इसकी वैलेंसी यहाँ क्रॉस में चली जाती है इस तरीके से, तो आप आराम से इनका फॉर्मूला बना लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 102वां है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है। कम गलनांक वाला पूछा है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम, बिस्मिथ, एंटीमनी और आर्सेनिक। ध्यान से देखना, इस बुक इन क्वेश्चंस के लिए मैं खास तौर से जिन बुक्स को बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बुक में से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। देखिए ये जो बुक है, ये बुक आपके पास में विज्ञान कक्षा 8 की बुक है, और जो अपने इसके अंदर चलती है सरकारी स्कूलों में। इस बुक से जो धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से गलनांक वाला जो टॉपिक है उसको आप ध्यान से देखिए कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है और उससे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। जैसे लोहे का गलनांक इतना है 1593 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गैलियम Ga धातु इसका अपवाद है। इसे हथेली पर रखने से ही यह पिघल जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। यानी गैलियम जो है डायरेक्ट इसने देखो कहाँ से क्वेश्चन उठाया, 8वीं की बुक से उठाया, दूसरे चैप्टर से, जिसमें गैलियम का गलनांक सबसे कम होता है। अब इसके अंदर में ध्यान रखना होगा, जैसे घनत्व की बात करें धातुओं में, तो आप देखिए खास बात इसने कि कुछ धातुओं का घनत्व कम होने के कारण पानी में तैरती रहती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। इन धातुओं का घनत्व बहुत कम होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा, और इसलिए पानी में तैरती है। फिर इसी सीरीज के अंदर मैं एक खास बात और लूँगा कि ऊष्मीय चालकता वाली बात करा, धातुओं की ऊष्मीय चालकता। तो आपको ध्यान रखना है, चांदी यानी कि Ag सिल्वर होते हैं ना, सिल्वर ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है, और सीसा जो है लेड वो सबसे कम चालक है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चांदी ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक है और लेड जो है ऊष्मा का सबसे कम चालक है। ऊष्मा के साथ साथ में विद्युत की बात करें तो विद्युत के अंदर भी ध्यान रखना, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये भी आपको याद रखना है कि चांदी ऊष्मा की भी सर्वोत्तम चालक है और विद्युत की भी सर्वोत्तम चालक है। एक आपको मिश्र धातु की बात करनी है। इसके अंदर क्या है, खास तौर से स्टेनलेस स्टील, ये एक मिश्र धातु है और ये लोहे के साथ में क्रोमियम, ध्यान रखना, लोहा और क्रोमियम दोनों मिलकर के और स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। और निकल के साथ में पीतल है ना, निकल और पीतल जो होते हैं ना, ठीक है ना, ये साथ में ध्यान रखना। और पीतल में जस्ता और तांबे की निश्चित मात्रा मिलाते हैं, जिससे जंग विरोधी बन जाते हैं। यानी ये लाइन कितनी खास है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम और निकल मिलाना, और पीतल में जस्ता और तांबा है ना, जिंक और दूसरा क्या है, कॉपर। ये जो दोनों मिलकर के और आपके पीतल बनाएगी, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और है कि सोने की शुद्धता मापने की इकाई कैरेट है, और ये 24 कैरेट सोना जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 103 वाला, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में फिनोप्थलीन का सूचक का रंग होता है। यानी क्षारीय माध्यम में ये फिनोप्थलीन सूचक का रंग पूछ रहा है, सफ़ेद, गुलाबी, पीला, हल्का हरा। ठीक है, अम्ल क्षार वाला जो पार्ट है उसमें से पूछा है। और ये क्वेश्चन देखिए आप कहाँ से पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके जो अभी 10वीं क्लास की विज्ञान की बुक चलती है उसके अंदर अम्ल, क्षार और लवण का दूसरा पार्ट है, और उसके अंदर से देखिए इसने लिटमस और अम्ल क्षार के बारे में बता रखा, और ये क्लियर लिखा है कि संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन ये गुलाबी रंग के होते हैं, है ना, ये भी कलर देते हैं, तो ये गुलाबी रंग होता है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन सूचक दोनों ही का। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर लिटमस विलियन
बैंगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस विलेन, और ये थैलोफाइटा समूह के लाइकेन कहते हैं इसको, लीचेन लिखा है, लाइकेन पौधे से निकाला जाता, और इसको भी हम जो सूचक के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी है, प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलेन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो ये भी इसके लिए इसके आसपास का जो टॉपिक है हमें कंप्लीट याद रखना चाहिए। तो खास तौर से मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन है वो गुलाबी कलर देते हैं। ये आपके सही ऑप्शन जो है बी वाला है, गुलाबी कलर। जो 104वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थैलिक अम्ल का बहुलक है। अब यह इसने ऑप्शन दिए 4, ध्यान देना, ऑरलोन, डेकेरोन, नायलॉन और रेयोन। पहली बात तो डेकेरोन सही आंसर है, लेकिन हमें ऑरलोन, नायलॉन और रेयोन चारों के बारे में पता होना चाहिए। और अब इसके आंसर के लिए भी मैं एक जो खास तरह की बुक है मैं उसको ला रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जो बुक है अभी मैंने आपके सामने रखी थी, ये 8वीं क्लास की बुक है, और इसके अंदर आपके जो तीसरा चैप्टर है इसके अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये देखिए आप, डेकेरोन, यह रेशा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थैलिक अम्ल के बहुलीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। साफ साफ दे रखा ये है ना। तो और आर्लोन भी उसके आसपास ही है, देख लें, ये डेकेरोन और उसके पहले आर्लोन। तो ऑरलोन को तो एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जिसका रेशा ऊन के रेशों के समान होता है। तो ऑरलोन हो गया, डेकेरोन हो गया, यही तो हमारा सही आंसर है ना, ये वाला। तो यह रेशा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थैलिक अम्ल के बहुलीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। फिर इसमें रेयोन की बात कर रहा, तो रेयोन के लिए, रेयोन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, ध्यान रखना खास तौर से। और यह रेशा प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेल्यूलोस से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित करके गाढ़ा द्रव बनाते हैं, और इसी को हम विस्कोस कहते हैं। और विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवेश कर ये रेशे प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारे को ये रेयोन मिलता है, जो कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो रेयोन हो गया, ऑरलोन हो गया, डेकेरोन हो गया। चौथा पॉइंट है नायलॉन। इसी के अंदर जो 4 ऑप्शन है ना, नायलॉन, नायलॉन को एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बनाया जाता है, और ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। सेम यही चीज़ आपके 10th क्लास की जो बुक है, ये इससे जस्ट पहले चलती, उसके अंदर दे रखा इसने। ये आप देखिए, नायलॉन 66 वो एडिपिक अम्ल और मेथिलीन वाले जो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से बनता है, नायलॉन 66। और दूसरा है जिसको टेरिलिन, यानी कि ये हमारा डेकेरोन भी कहते हैं इसको, जो भी हमारे से पूछा ये। तो ये इसके अंदर खास बात है, ध्यान रखना, जिसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थैलिक अम्ल के संघनन से ये प्राप्त होता है। ऐसी रेयोन की बात भी कर रहा है, तो रेयोन हमने देख ही लिया अभी कि ये किससे मिलता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें इस अपने 10th और 8th की बुक से बाहर नहीं जा रही है, इसलिए हमें इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। देखिए पेडागोजी का आ गया, तो मैं इसको भी साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि पेडागोजी को पीछे मैथ्स वाले में मैंने बहुत अच्छे तरीके से अलग से एक्सप्लेन किया है। जो आपने मैथ्स वाला लेक्चर देखा होगा, आपको CMPC यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। तो इसके अंदर आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये ऑप्शन आपके पास में है। आप देखिए आगमन विधि, मैंने इस चीज़ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके आपके लिए रखा है। ये आप देखिए, आगमन, निगमन, और निगमन से वापस आगमन। तो आगमन से निगमन में क्या है, उदाहरण से हम नियम की तरफ चलेंगे, और नियम से वापस निगमन से इधर आना है, तो नियम से हम उदाहरण पे आएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब आगमन टू निगमन और निगमन टू आगमन। तो पूर्ण से अंश की तरफ, तो अंश से पूर्ण की तरफ, प्रत्यक्ष से प्रमाण, और प्रमाण से फिर प्रत्यक्ष में आएंगे। ऐसे ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर,
और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, निगमन से इधर आएंगे तो, और ज्ञात से अज्ञात और अज्ञात से वापस ज्ञात, और मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से वापस मूर्त। ये इसके आगमन और निगमन वाला सिस्टम है जो हमारे मैथ्स और साइंस में बार बार काम आएगा। आपको इसको अच्छी तरह से इसको समझ लेना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर है 105 वाला, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर जो बात पूछी है, ये वाली बात पूछी है, ये इसमें दे रखा, देखो आप, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर आपके आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है, ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर बात करें तो ये देखो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहे हैं तो निगमन हो रहा है ना। यहाँ कह रहा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, तो ये देखो सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन से जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ नियम से उदाहरण की ओर, तो ये देखिए नियम से उदाहरण तो सारे निगमन हुए, आगमन वाला केवल ये 6 वाला पॉइंट ज्ञात से अज्ञात। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, इसको आप अब गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट 106 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ वैसे ये राजस्थान के जीके से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ए ऑप्शन में बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बी अलवर, जयपुर, नागौर, सी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। आप सभी को पता है कि खास तौर से जालोर जो है वो जीरे की फसल के बहुत फेमस है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। लेकिन देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं बार बार आपके सामने अब एक बुक लाऊंगा, ये है आपके 8वीं क्लास की विज्ञान, ठीक है। और इसके अंदर आप देखिए जो पहला ही चैप्टर है कृषि प्रबंधन वाला, और इसमें एक टेबल दे रखी है आपके पास में, ये राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। और इसके अंदर अगर ध्यान से देखें तो ये 17 नंबर पे जीरा है ना, जीरा में जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, ये दे रखा ऑप्शन। तो ये आप देखिए जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, इसने यूं का यूं क्वेश्चन उठाया इसके अंदर। तो आपको इस टेबल को ठीक से देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें से वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इसके साथ में मैं अब अगले पेज पर राजस्थान में प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ कुल टेबल के अंदर आपको 20 तरह के फलों के बारे में दे रखा है कि कौन सा फल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता प्रमुख रूप से। जैसे यहाँ नींबू की बात करें तो धौलपुर है, या अगर अपन अदरक की बात करें तो अदरक उदयपुर के लिए हैं, लहसुन कोटा में है, या आप ध्यान से देखो प्याज है तो प्याज के लिए जोधपुर है, या केला है तो बांसवाड़ा है। इस तरीके से ये टेबल आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा, हो सकता है आपकी बार वो इसमें से क्वेश्चन बना ले। अगला क्वेश्चन इस पार्ट में से बनने की संभावना बन रही है वो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के बारे में है, और ये आपको इनके बारे में अच्छी तरह पता हो कि इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ है। ये सोचना भी इम्पोर्टेंट है। ये आनुवंशिकी विशेषज्ञ, भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात है, अपने को पता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा 1966 में मैक्सिको के बीजों, है ना, मैक्सिको में वहाँ से जो गेहूं के बीज लाए उनको इसने पंजाब के अंदर यूज़ किया है संकर के रूप में। और इसी से हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में बोए गए। और इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। MS स्वामीनाथन को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में 89 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आप प्रिपेयर हो जाएं, आगे वाली जो रीट का एग्ज़ाम है या जो भी एग्ज़ाम है जिसमें आपके कृषि प्रबंधन और फसल वाला चैप्टर है, वहाँ आपके ये MS स्वामीनाथन वाला प्रश्न तैयार है। और वो भी खास तौर से क्या बनेगा, वो ये बनेगा आपके यहाँ से इस लाइन से कि उन्हें कब कब कौन कौन सा पुरस्कार मिला। मतलब पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण मिला, यानी ये 3 मिले। तो इसमें चौथे ऑप्शन में डालेगा एक ऐसा पुरस्कार डाल देगा जो इनको नहीं मिला है। तो हमें ये तीनों ही पद्म इनको मिल चुके हैं। ध्यान रखना, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्म विभूषण हो गया। तो आपको ये अच्छी तरह से इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, तभी आप
कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इधर उधर कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही इस CMPC यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। आपको इनको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन 107 नंबर का कि निम्नलिखित में से कोशिकांग में सारूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। देखिए ये जो वर्ड है ये आपको हायर जो 11th-12th की बुक है उसके अंदर ही मिलेंगे। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कोय, लाइसोसोम और लवक के बारे में इन छोटे लेवल की बुक में ऐसे वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ा अलग पूछ लिया है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको इन कोशिका के जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इससे सिंपल क्वेश्चन ही बनता है, कुछ विशेष केस के अंदर ही ये बनाता है। तो आपको इसको किसी बुक से देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट जो 108 वाला क्वेश्चन है वो है वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है ना। द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन अपर जो ऑफ एन एडल्ट मैन। 2, 4, 6, 8 ये आपको किसी भी बुक के अंदर मिल जाएगा। सही आंसर इसका 6 है, ध्यान रखना। चवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है। और ये इसने ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हैं ये है आपके कक्षा 6 की विज्ञान की बुक है, बहुत पुरानी बुक। और मैं इस बुक के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके जो राइटर्स हैं इसके अंदर इसमें 2 जो राइटर्स हैं, एक तो प्रकाश जोशी और माधव नागदा। मैं आपको बता दूं कि प्रकाश जोशी वर्तमान में मैं जिस स्कूल के अंदर पोस्टेड हूं मेरे स्कूल के अंदर ही मेरे हकम साहब है, मेरे प्रिंसिपल सर है ये। और ये काफ़ी लर्नेड पर्सन है और ये फिजिक्स के और साइंस से और टेक्नोलॉजी से इतने लर्नेड पर्सन है कि हमारी मतलब कंप्यूटर या विज्ञान से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है हम आसानी से इनके द्वारा सोल्व करवा लेते हैं। हम इनसे पूछ लेते हैं, हमें इनका इतना फ़ायदा मिलता है हमारे को। मेरा इस सौभाग्य कि मैं इनके साथ में अभी काम कर रहा हूँ इनके सानिध्य में। तो ये एक लर्नेड पर्सन है और इनकी बुक है। और दूसरे जो है माधव नागदा, ये एक केमिस्ट्री के लेक्चर रहे हैं और पिछले यानी कि 10 साल हो गए होंगे शायद 2011 या 12 के आसपास में मैंने इनके साथ काम किया और मुझे इनके साथ भी काम करने का पूरा मौका मिला। दोनों ही बहुत लर्नेड पर्सन है, इनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, ये भी लर्नेड है और तभी इन्होंने ये बुक लिखी है। लेकिन ये दोनों पर्सन से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, दोनों ही काफ़ी लर्नेड पर्सन है। और ये कक्षा 6 की बुक है ना। इस बुक में से आपके ये चवर्णक दांतों वाला क्वेश्चन पूछा है और ये आप देखिए इसके अंदर चवर्णक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े के अंदर भी 6 होती है। यहाँ कृतनक, रदनक और अग्र चवर्णक ये सभी इसके अंदर दे रखे हैं पूरी टेबल। तो आपको अच्छी तरह से इसको याद रख लेना चाहिए। एक बात बता दूं मैं, यहाँ इसने इससे क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अब की बार ये इसी टॉपिक को छेड़े। ये ज़रूरी है कि हाँ इसके पास वाला जो टॉपिक होगा वो उसको ज़रूर ले सकता है, जिसके अंदर वो आमाशय का प्रश्न पूछ सकता है, ग्रसनी का पूछ सकता है, छोटी आंत बड़ी आंत की लंबाई के बारे में पूछ सकता है। ध्यान रखना छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, ठीक है। और ऐसे ही बड़ी आंत की जो लंबाई है, बड़ी आंत लगभग 2 मीटर लंबी होती है, साफ दे रखा है इसके अंदर। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा अपने को देख लेने चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो विज्ञान के उत्पाद के अंदर पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक अभिवृत्ति, परिकल्पना बनाना, वैज्ञानिक नियम और प्रयोग करना। तो विज्ञान के उत्पाद तो वैज्ञानिक नियम ही होंगे जो लास्ट में फाइनल विज्ञान के नियम बन जाते हैं जिनको अपन यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से प्रोडक्ट के रूप में काम करेगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 110 वाला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आप देखें दल शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। तो विज्ञान में ये कह रहा कि अधिगम कठिनाइयों के निदान के लिए, इसका मतलब ये निदान के उपरांत कह रहा है, ध्यान से देख लेना। निदान के उपरांत मतलब पहले डायग्नोसिस हो चुका है उसका और अब वो
रिमीडियल की बात कर रहा है तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है उपचारात्मक शिक्षण पहले होगा, तो डायग्नोसिस के बाद में रिमीडियल आता है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और इन उपचार और निदान दोनों चीज़ों को मैं पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से मैथ्स वाले में बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट के अंदर CMPC यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, वहाँ आपको इसका पूरा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111, मादा मानव में निषेचन स्थल है, तो ए आपके पास ABC चारों दे रखे ऑप्शन, जिसके अंदर वेजिना, यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, फेलोपियन ट्यूब, आपको पता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, हाइड्रा में सामान्यतया अलैंगिक जनन का प्रकार है। देखिए अब ये ऐसे प्रश्न हैं जहाँ थोड़ी सी गलती होने की संभावनाएं बनती है। हाइड्रा में सामान्यतया अलैंगिक जनन का प्रकार पूछा है। ए ऑप्शन है बीजाणु जनन, द्विविखंडन, बहुविखंडन और मुकुलन, तो सही ऑप्शन इसके अंदर ये डी है, इसके अंदर मुकुलन होता है हाइड्रा के अंदर। अलैंगिक जनन का प्रकार ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आपके पास 9th की बुक है विज्ञान की, और इसके अंदर आप ध्यान से अगर देखें तो ये यहाँ जो टॉपिक दे रखे हैं खास तौर से मुकुलन वाली बात, बडिंग, और ये इसके अंदर देखो हाइड्रा के डायग्राम दे रखे हैं, और इसके अंदर ये देखिए मुकुलन, ये इस तरीके से बडिंग हो रही है, तो हाइड्रा में मुकुलन वाला जो ये अलैंगिक जनन का प्रकार है। ठीक है ना, हमारा टॉपिक जो चल रहा था ये जंतुओं में जनन और अलैंगिक जनन इसमें बता रखा है। तो अलैंगिक जनन के अंदर खास तौर से आपको पहला टॉपिक क्या ध्यान में रखना है, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, जो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा समान जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसमें एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा, ये दे रखे हैं आपके पास, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा, ये आपके द्विविखंडन वाला पोर्शन है। क्योंकि जो ऑप्शन में आपसे पूछा है खास तौर से वो है, देखो द्विविखंडन दे रखा है, मुकुलन दे रखा है, तो द्विविखंडन आपके क्या हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, और मुकुलन आपके हो गया हाइड्रा वाला। और मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन, तो इसके अंदर आपके एक के आगे से प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, देखो ये प्लाज्मोडियम दे रखा है, यानी इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के विभाजन में पहले प्राणी के केंद्रक का विभाजन होता है खास तौर से यहाँ पर। इस कारण कई पुत्री केंद्रक बन जाती है, बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने से नई संतति पैदा होती है। मतलब पहले इसके अंदर केंद्रक का विभाजन होता है, खास तौर से ये अलग बात है इन सभी से। तो ये आपको अंदर से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले केंद्रक का विभाजन किस प्रक्रिया में होता है, तो ये बहुखंडन है। एक आ रहा है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन, यानी कुछ जीवों में अपने कायिक भाग के विभाजन द्वारा नए जीवों के निर्माण की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। कुछ जीव के कुछ टुकड़ों में खंडित हो जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव में विकसित हो जाता है, तो ये कहलाता है पुनरुद्भवन। जे प्लेनेरिया, हाइड्रा और तारा मछली, ये आपके प्लेनेरिया, ये हाइड्रा और ये तारा मछली। तो ध्यान रखना हाइड्रा में मुकुलन भी पाया जाता है और हाइड्रा के अंदर पुनरुद्भवन भी रहता है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी, हाइड्रा इसके अंदर भी है और हाइड्रा मुकुलन के अंदर भी है, दोनों आपको याद रखने हैं। बहुत ही खास बात है, मतलब पुनरुद्भवन, मुकुलन, बहुखंडन और द्विविखंडन, ये 4 टॉपिक आपको इसमें से अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लेने हैं। इधर इसने पादपों में जनन के बारे में, अलैंगिक जनन की बात की है, वो जंतुओं में था, तो पादपों के अंदर भी मुकुलन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये यीस्ट के अंदर मुकुलन याद रखना, पादपों के अंदर भी होता है। और ये बीजाणुक जनन है ना, बीजाणुक जनन जो दे रखा है ये बीजाणुक जनन में ये भी एक कवकों में होता है। अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि ये कवकों में है ना, कवक जो होता है ना सूक्ष्म जीव, उसमें जनन की विधि है बीजाणु जनन। और ये इसके अंदर एग्जाम्पल इसका राइजोपस में बीजाणु जनन, ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, राइजोपस। ठीक है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा कायिक जनन के अंदर जो आता है उसमें आपके स्पायरोगायरा, ओसिलेटोरिया, ठीक है, और इसके अलावा ये एक ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा जो होता है वो अपन जानते हैं अच्छे तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक औषधि पादप है, तो ये भी इसके अंदर काम आता है। ये तीनों में कायिक जनन होता है। कौन कौन से में, स्पायरोगायरा, ओसिलेटोरिया और ये पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है, ये आपके अंदर
कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको खास तौर से बता दिया। उसी चीज़ को इसने पादपों में जनन की विधियों में देखो ये चारों दे रखी है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और निषेक जनन। तो यहाँ पर आप देखिए ये आलू और ब्राय फिल्म के अंदर ये कायिक जनन बता रखा। इसके अलावा आपको मुकुलन के अंदर यीस्ट में मुकुलन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये देखो ये भी आपने मुकुलन में आ रहा जो मैंने पीछे बताया आपको। फिर विखंडन जिसको द्विविखंडन कहा, तो ये स्पायरोगायरा बता रखा है इसने, ठीक है। इसके अलावा म्यूकर और राइजोपस ये बीजाणु निर्माण में, बीजाणु जनन में। तो ये इस तरीके से ये इस हर बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। छोटे क्लासों के बुक में आपको कहीं आगे बड़ी बड़ी क्लासों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 113 नंबर का क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट तप्त स्थल शब्द किसने दिया। हमारे पास चार ऑप्शन है, अर्नेस्ट हैकल, एजी टेंसले, वाल्टर जी रोसेन और नॉर्मन मेयर्स। देखिए इन्होंने तो पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन दी है, हैकल और टेंसले ने, ठीक है। यहाँ दो लग रहे हैं, वाल्टर जी रोसेन और नॉर्मन मेयर्स। मैं आपको फिर वही बुक सामने लाता हूँ, ये देखिए आपके 8वीं क्लास की, और इसके अंदर ये जो जैव विविधता दे रखा है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। नॉर्मन मेयर्स 1988 में इसने ये वर्ड दिया, ये दे रखा, आप देख लीजिए नॉर्मन मेयर्स। तो इसके अंदर ये आपके सही आंसर, इसके अंदर 34 जैव हॉटस्पॉट बताए हैं, लेकिन अभी अब इसके अंदर और बढ़ गए हैं, आपको इसका थोड़ी जानकारी कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का, ये 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण और जल में निस्तारण। चारों की चारों जो ऑप्शन है आप देखिए, सही आंसर तो इसके अंदर भस्मीकरण है ना, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए भस्मीकरण को इसने सही आंसर माना, बी वाला ऑप्शन। ये आपके 10th की पुरानी वाली बुक है और इसके अंदर आपके अपशिष्ट प्रबंधन दे रखा है। और अपशिष्ट प्रबंधन में मुख्य तरीके से इसमें जो पहला ऑप्शन दिया देखो, अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके ये दे रखा, भूमि भराव, लैंडफिल, ठीक है। फिर इसने अगला दिया है भस्मीकरण, और भस्मीकरण में ये इंसिनरेशन, इसमें क्लियर लिखा कि निष्पादन की इस विधि में अपशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है, जिससे अपशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में बदल जाते हैं। इसे खतरनाक कचरा जैसे जैविक चिकित्सा अपशिष्ट, ये आगे वही लाइन, निष्पादन के लिए एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है, परंतु गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण भस्मीकरण अपशिष्ट निष्पादन एक विवादास्पद पद्धति है। लेकिन ये अपने क्लियर हो गया कि हमारे ये जैविक चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन के लिए हमारे भस्मीकरण वाली विधि काम आएगी। आगे पुनर्चक्रण भी दे रखा है और रासायनिक क्रिया भी दे रखी है, तो ये आपको इस बुक से मिल जाएगा। ध्यान से अगर देखो तो इस पाठ के अंत में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन देखिए यूं का यूं इसने ऑप्शन तक नहीं बदले हैं। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है, भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण और जल में निस्तारण। ऑप्शन को आगे पीछे तक नहीं किया, इसने यूं का यूं क्वेश्चन डाल दिया इसके अंदर। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अगला, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है, तो ये धात्विक अपशिष्ट के लिए है। इसके अलावा इसने 2 क्वेश्चन और दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेना जरूर समझूंगा। कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने को पता है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाद में नंबर आते हैं। मुख्य जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है 1 से 2 किलोग्राम, 1 से 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 से 4 किलोग्राम, और यहाँ तो दिया 1-2 किलोग्राम, ठीक है ना, और मतलब कम है इसके अंदर, और यह 1 से 2 के बीच में, और यहाँ 2-4 और 4 से 6। तो सही आंसर आपका ये वाला, बड़े नगरों में 4 से 6 किलोग्राम जो है कूड़ा वो प्रति व्यक्ति औसत निकलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है 115, निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन है ना, पक्षीविद के रूप में जाना जाता है, तो एक जाने पहचाने नाम है सलीम अली, आपको पता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको पता है कि इसके अंदर सब जो प्रभाव है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, आपको पता है कि फ्यूज अगर उड़ता है तो वो गर्म होकर के जलता है, ठीक है ना, तभी तो उड़ता है। इसका मतलब वो
ऊष्मा प्राप्त करता है और वो गर्म हो जाता है, इसका मतलब वो धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर नहीं, ये सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये वही 8वीं क्लास की बुक है और इसके अंदर जो पार्ट दे रखा है ये, इसमें विद्युत धारा के प्रभाव वाला, तो दे रखा कि ये ऊष्मीय प्रभाव वाला, ये सारे ही विद्युत ओवन, विद्युत टोस्टर, निबंधन छड़, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब, सारे ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। और इसी के अंदर इसने एक टॉपिक दिया है फ्यूज़, है ना। तो देखो ये फ्यूज़ है ना, दे रखा है ये फ्यूज़, इसी के अंदर आ रहा है अपने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ये इसने 8वीं क्लास की बुक से ही पूछा है, ज़्यादा कहीं हार नहीं गया है। 117 वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग कितना होता है। पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में अगर वो 11.2 किलोमीटर कोई जो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो इस वेग से अगर वो जाएगा, यानी इस वेग से उसको पृथ्वी तल से अगर फेंका जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो पृथ्वी तल से गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। पलन वेग का मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा, वापस पृथ्वी के क्षेत्र में नहीं आ पाएगा और पृथ्वी के इर्द गिर्द बाहर ही वो चक्कर लगाता रहेगा। ये कहलाता है पलायन वेग, यानी जिस वेग से, तो 11.2 किलोमीटर पर, ये वाला सही ऑप्शन है ना, सेकंड में, सॉरी घंटा नहीं, 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड मतलब कितनी स्पीड, देखो आप ध्यान रखना। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर बस नहीं लौटेगा, वो बाहर निकल जाएगा, जो ग्रेविटेशन है उसको पार कर जाएगा। और ये जो दे रखा आपके इस बुक में, इसी 8वीं की बुक में कृत्रिम उपग्रह वाला पार्ट, और इसके अंदर आप देखिए ये पलायन वेग, पृथ्वी के लिए वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु को ऊपर की ओर भेजने पर, प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, पलायन वेग कहलाता है। और पृथ्वी के लिए किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, घंटा नहीं है, सेकंड, साफ साफ ध्यान रखना आप, ठीक है। इससे वह बाहर चला जाएगा और वापस पृथ्वी के क्षेत्र में नहीं आ पाएगा। 118 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर वाला है। कागज़ पर उपलब्ध दस्तावेज और चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है OMR शीट, स्कैनर, प्लॉटर और MICR यानी माइकर। तो यह स्कैनर सही आंसर है। और ये आपके 7वीं क्लास की जो बुक है, आपको वैसे ये कंप्यूटर का पार्ट है, कहीं पर मिल जाएगा, ये 7वीं की विज्ञान है। और इसके अंदर आप देखो ये जो OMR है 6 वाला पॉइंट, कंप्यूटर में स्कैनर है ना, कागज़ पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज अथवा तस्वीर को कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ये आप देखो दस्तावेज की हूबहू प्रतिलिपि कागज़ पर उपलब्ध कराती है, तो ये स्कैनर है। और अपन सभी जानते हैं आजकल तो अपन इसी को यूज़ करते हैं, फ़ोन के अंदर भी होता है, तो कोई विशेष बात नहीं है। अगला जो 119 वाला क्वेश्चन पूछा है, Sb किस तत्व का प्रतीक है। देखिए ये एंटीमनी का है ना, और उसके अलावा सेलेनियम का होता है Se, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और स्ट्रांशियम का होता है Sr, और टीन का होता है आपके Sn। तो आपको इन तत्व जो है जितने भी हैं, खास तौर से जब जैसे एक और ख़ास तत्व बताऊँ मैं आपको, वो होता है W, है ना। अब W किसका प्रतीक है, ये टंगस्टन का है, ध्यान रखना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक Y होता है, तो Y किसका है, ये ट्रियम का। तो ये W और Y भी अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये टंगस्टन का है W, और Y है ये ट्रियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 120 वाला, निम्नलिखित में से यौगिक है। देखिए ये हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन, ये सारे ही, ओजोन O3 होता है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन है। तो यौगिक हमारे पास में केवल जल ही है, जिसका सूत्र होता है H2O। यानी हमें तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में अच्छी तरह स्टडी कर लेना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। गणित की अगला क्वेश्चन है, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। देखिए आप, ये क्वेश्चन यूँ का यूँ अपने मैथ्स के अंदर ही पूछा हुआ है किसी पेपर में। वैश्विक विषय जो बनाती है वो आपके इसके अंदर कौन बनाएगी, भाषा की एकरूपता। तो ये अपने को इसके अंदर पढ़ना है। ये अपने पास गणित वाला पार्ट आ गया है, तो अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसके अंदर 141वां जो क्वेश्चन है, बीच में मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो 141वां क्वेश्चन है वो कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है।
तो हमें अच्छी तरह से पता है दाब का मात्रक है वो ऑप्शन ए सही है। बी में कार्य दे रखा है जो नहीं है, सी में ऊर्जा और डी में शक्ति। तो ये सब अलग चीज़ें हैं। ए आपका दाब वाला है। और ये आपके जो 7वीं क्लास की जो मैथ्स की बुक है, अब साइंस की बुक है, इसके अंदर आपके दे रखा है ये पास्कल। ये आप देख लें, ये पास्कल दे रखा आपके न्यूटन पर वर्ग मीटर, और ये अपने दाब का मात्रक है। तो छोटी छोटी क्लासों के बुक से अपन आराम से इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? आपके पास 3 विधियां होती है, पर आपको पता होगा ऊष्मा संचरण की संवहन, चालन और विकिरण। और यहाँ डी में दे रखा है संवहन और चालन दोनों ही। तो ये विकिरण बाधा, क्योंकि सूर्य से जो ऊष्मा पहुंचती है वो विकिरण विधि से ही पहुंचती है। ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। और ये जो आपके दे रखा है ये आपके 7वीं की बुक विज्ञान की, और इसके अंदर जो तीनों विधियाँ दे रखी है आपके पास, ये है सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा प्रकाश के रूप में निर्वात में चलकर पृथ्वी तक पहुंचती है। खास तौर से एक याद रखना, निर्वात, जिस विधि में बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण होता है, और इसको अपन विकिरण कहते हैं। तो ये विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में ठोस, द्रव या वायु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण वास्तव में प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जो प्रकाश की गति से निर्वात में भी चल सकती है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से याद रख लेना चाहिए। एक 2 तथ्य इसके अंदर और इम्पोर्टेंट आए, वो है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः, एक तो ध्यान रखना 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जो लेबोरेटरी वाला जो होता है वो। और डॉक्टरी वाला खास तौर से ये याद होना चाहिए अपने को, डॉक्टरी तापमापी का परिसर जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखना है। ये तो खैर सबको पता ही है कि मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। खास तौर से ये नई चीज़ है कि डॉक्टरी तापमापी का परिसर कितना होता है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगता है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 3, 4, 5 और 7। ये ऑप्शन है, और इसमें सही आंसर है आपका सी। अब ये सही आंसर सी कैसे हुआ, आप एक बार फिर से देख लें, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। और फिर मैं वही विज्ञान कक्षा 7 की बुक आपके पास ला रहा हूँ, और इसके अंदर आपके पास में ये एक डायग्राम देख लीजिए आप, एक बेंच है और इसके अंदर समतल दर्पण और इनके बीच में एंगल बता रखा है। समकोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के 3 प्रतिबिंब, यानी अगर समकोण पर है तो इसमें के सामने जो वस्तु बनेगी, जैसे ये वस्तु पड़ी है कोई मोमबत्ती, तो इसके देखो 1, 2 और 3 प्रतिबिंब इसके अंदर बन रहे हैं। तो ये तो एक कॉमन 90 डिग्री के लिए हो गया। अब हमारे पास एक टेबल है, ये इसके अंदर देखो थीटा की अलग अलग दे रखी वैल्यू और प्रतिबिंबों की संख्या। तो फॉर्मूला जो इसका है वो आपके पास में आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये देखिए, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा दर्पणों के मध्य कोण -1 है ना। n आपको निकालना है, 360 बटा दर्पणों के मध्य कोण। तो अभी आपके कोण कितना है इसके अंदर कोण 60 डिग्री है। तो आप ये 360 बटे 60 -1 कर लें, तो ये कर रखा है किसी ने 360 बटे 60 -1, ठीक है। और इससे आपके ये 6 बार जा रहा भाग, 6 में से 1 गया 5, तो ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है, n = 360 बटा दर्पण के मध्य कोण -1। इससे आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस। देखो ध्यान रखना, तीव्रता या प्रबलता दोनों एक ही वर्ड है यहाँ पर। ध्वनि की किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आयाम, आवृत्ति, तारत्व और आवर्तकाल। तो ये आयाम इसके अंदर सही आंसर है। और ये चीज़ जो है आप ध्वनि वाले चैप्टर, ये वही बुक जो 8वीं की, आप कहीं भी ध्वनि वाला चैप्टर होगा, बिल्कुल बेसिक बात पूछी है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखें, ध्वनि की तीव्रता उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है, और ध्वनि का जो प्रबलता का मात्रक अपन जानते हैं डेसिबल। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से इसने लाइन उठाई है और ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना। फिर इसके अंदर एक बात और है जो मैं बताना चाहूँगा, अक्सर पूछ जाती है और मिस्टेक हो जाती है। ये
ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहा है। इसके अंदर 10 डेसिबल तक तो अपन श्वास लेना तीव्रता है, और धीमी बातचीत जो होती है वो 20 से 30 डेसिबल, और रेडियो संगीत जो सामान्य रूप से 50 से 60 डेसिबल होता है। अगर ध्वनि की तीव्रता 50 डेसिबल से अधिक हुई तो ध्वनि सामान्य और कर्णप्रिय लगती है, लेकिन 50 से 80 डेसिबल की ध्वनि हम सहन कर सकते हैं। 80 से ऊपर जाते ही, ये हमारे खास लाइन कि 80 से ऊपर जाते ही वो असह्य मानी जाएगी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस लेवल तक अपन सहन कर सकते हैं और कौन सा लेवल है उससे बढ़ने पर असह्य हो जाती है, ये ध्यान रखना है। जनरली ये वाली बात है, ये तो डेसिबल में थी, और यहाँ आपको हर्ट्ज में दे रखी है कि 20 हर्ट्ज से कम 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को अपन क्या कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को तो अपन कहते हैं इंफ्रासोनिक अपश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को अपन पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले ध्वनि को हम सुन सकते हैं, जिसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और इधर जो डेसिबल में दे रखी थी बात, ध्यान रखना है, हर्ट्ज में तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और डेसिबल में हम 80 से कम तक वाले को आराम से सुन सकते हैं, 80 डेसिबल से कम तक वाले को। तो ये दोनों ही डेसिबल और हर्ट्ज के अंदर अपने को ध्यान रखना होगा। एक बात और है कि ध्वनि का जो संचरण होता है वो वायु में, ठोस में और द्रव में होता है। प्रश्न ये बनता है कि सब इनका जो कंपैरिजन है वो कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम वायु में होती है। ध्यान रखना, ये एक क्रम पूछा जाता है कि सबसे अधिक चाल होती है ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, और वायु में सबसे कम होती है। दूसरा बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकेंड। ये चूकना नहीं है, 331 मीटर, बहुत सारी बुक में 332 भी होता है, तो 331 और 32 दोनों अपने को सही मानना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से दोनों ही पॉइंट याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से बी वाला करेक्ट होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर। ये टॉपिक फिजिक्स का है, तो मैं इस टॉपिक को पूरा अलग से इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जहाँ वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसके लिए मैं इसको डायरेक्ट से बता रहा हूँ, तो मैं इसको पूरा अलग से बता दूंगा। ये फिजिक्स का पार्ट है पूरा, और बिल्कुल ईजी एकदम। अगला क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग है, आपको इन रोगों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये वही 8वीं क्लास की विज्ञान की बुक, और इसके अंदर एक टेबल है, मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग, रोग कारक, लक्षण, बचाव और उपचार। इसके अंदर इसने एक एक करके सब दे रखे हैं। इसके अंदर जो दिया है टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज और दस्त। देखिए सही आंसर इसका वायरस जनित जो है वो सी वाला है, रेबीज वाला। मैं आपको इसके अंदर सभी ले लेता हूँ। देखिए क्षय रोग, टीबी, इसका जो जीवाणु का नाम है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, दूसरा है हैजा वाला, ये भी जीवाणु इसका कौन सा है, विब्रियो कोलेरी, और संचरण दूषित जल और भोजन द्वारा होता है। तीसरा है टाइफाइड, टाइफाइड में जीवाणु साल्मोनेल टाइफी, और ये जल द्वारा फैलता है। फिर है पोलियो, तो पोलियो वायरस संचरण है इसके द्वारा। और फिर है रेबीज, इसको जलातंक भी कहते हैं, और इसका वायरस जो है वो इसमें दे नहीं रखा है लेकिन आगे मिल जाएगा। संचरण संक्रमित कुत्ता है ना, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया, ये इनसे जो रेबीज के जो वायरस होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। फिर छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, वो वायरस वेरिसेला जोस्टर, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। और खसरा मिसल्स, और ये है वायरस, इसका संचरण है वायु द्वारा। फिर सर्दी जुकाम है वो राइनो वायरस है, दस्त और पेचिस है तो ई कोलाई है, और मलेरिया है तो प्लाज्मोडियम है। तो ये इस तरीके से इनके जो मेन रोग कारक रोग के नाम है, जो आपको इसके अंदर सब इसी से पूछे गए प्रश्न है ये। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है, यीस्ट यानी कि खमीर एक उदाहरण है, ए जीवाणु का, बी कवक का, सी विषाणु का, और शैवाल का, डी वाला। तो सही ऑप्शन इसके अंदर बी है, कवक का। यीस्ट या खमीर जो है वो कवक का एग्जाम्पल है। तो अब इसके अंदर इसने कहाँ से लिया है, हर किसी की बुक मिल जाएगा, 6ठी 7वीं 8वीं से आपको बाहर नहीं जाना है। ये वही मेरी फेवरेट बुक विज्ञान कक्षा 6 की, और इसके अंदर आप देखिए सूक्ष्म जीव वाला पार्ट, जिसके अंदर सूक्ष्म जीव को 4 प्रकार के बताए हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक और अन्य प्रकार।
विषाणु, विषाणु के अंदर क्या होता है, विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, ध्यान देना खास तरह से, ठीक है। विषाणु परजीवी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया हमारे आसपास के प्रत्येक स्थान पर होते हैं, ये एक कोशिकी होते हैं, खास तौर से ये बता रखा जीवाणु, ठीक है। कवक यानी फफूंद, फंगस, कवक ऐसे पादप है जिनमें पर्ण हरित नहीं होता, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये अपने भोजन के लिए आवश्यक पदार्थ अन्य कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और इसके अंदर जैसे एक कोशिकीय जैसे यीस्ट और कुछ बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम, म्यूकर, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि होते हैं। तो देखो ये यीस्ट जो है वो या खमीर जो है वो किसका, कवक का एग्जाम्पल है। एक और इसके अंदर लास्ट अन्य प्रकार में, तो इसके अंदर भी आपके ये जो अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, एक कोशिकीय ये जीव होते हैं। तो ये आपको ये दिया इसने प्लाज्मोडियम जो बताया कि यह रोग एक कोशिकीय जीव प्लाज्मोडियम का होता है। और इसी प्रकार अमीबायोसिस नामक रोग भी एक कोशिकीय जीव अमीबा का कारण होता है। तो ये कुछ खास तरह से आपको इनको चीज़ों को पढ़ लेना है ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ये दे रखा यीस्ट नामक कवक का उपयोग डबल रोटी के आटे में जलेबी बनाने के घोल में खमीर उठाने के लिए किया जाता है। ऐसी दही में लैक्टोबैसिलस जो हमें पता है। ये कुछ खास चीज़ें। इसके अलावा एक क्लोरेला, देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है और इसका उपयोग सूप यानी कि जो पेय पदार्थ होता है ना, अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। अब आप देख लो क्लोरेला कितना इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय शैवाल है क्लोरेला, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्लोरेला। इसको ध्यान रखना। खाद्य सामग्री में आइसक्रीम, जो आज के टाइम पे आइसक्रीम को कोई भी नहीं छोड़ता है, तो आइसक्रीम जो बनती है उसके अंदर क्लोरेला जो एक कोशिकीय शैवाल है उसका उपयोग होता है। ये एक इसने एक प्रश्न दिया है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो वो क्या होता है? विषाणु। अभी अपन ने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कुछ खास पॉइंट्स है कि डबल रोटी बनाने में यीस्ट नामक कवक को काम में लेते हैं। क्लोरेला एक कोशिकीय जीव का खाद्य सामग्री, जिसको मैंने कहा ना आइसक्रीम में। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनियम जीवाणु द्वारा विटामिन B1 है ना, कॉम्प्लेक्स होता है ना विटामिन B कॉम्प्लेक्स, वो इसमें ये काम आता है। पेनिसिलिन का पता ही आपको। मटर के पौधे की जड़ों में पहुँचता है राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल को नाइट्रोजन बदलने में काम आता है। ये कुछ खास तरह के प्रश्न हैं। एक ये निर्जर्मीकरण, इसके अंदर ऑटोक्लेव द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ये ऑटोक्लेव आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? आपके सभी आवासों के पादपों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला दिया इसने हाइड्रिला, बांस, नागफनी और सोल्डेनेला। तो ये आपके शीत आवास का पादप है और ये D वाला ऑप्शन आपके करेक्ट है। और ये आपके एक 9th की पुरानी बुक है विज्ञान की, और इसके अंदर आपको पेज नंबर 52 पर ही मिलेगा। ये आपके शीत आवास के सोल्डेनेला एक शीतोद्भिद पुष्पीय पादप है। इस आवास में पादप छोटी घासें, शाक, मांस, लाइकेन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो मिलान करना है, जिसके अंदर एक तरफ रोग दे रखे हैं, क्षय रोग, टाइफाइड रोग, कुकर खांसी और छोटी माता। इधर साल्मोनेला टाइफी, वेरिसेला जोस्टर, बोर्डेटेला पर्टुसिस और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो मैंने अभी रोग वाली जो टेबल बताई उस टेबल से आपको इसका आंसर मिलेगा। उसके अंदर ये सब दे रखे हैं। देखो 2 प्रश्न पूछ लिए रोग वाले में, ठीक है, तो C वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। इसके अलावा 150वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, अधिवृक्क और थाइमस। तो यकृत जो है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती ही यही है। आपको A वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट मानना है। ये 10वीं की विज्ञान की बुक है और इसके अंदर आपके दूसरे चैप्टर के अंदर ये पूरा मानव यकृत का डायग्राम भी दे रखा है। इसके अंदर आप देख लीजिए ये वाला, और इसका जो दे रखा है यह मानव शरीर में उपस्थित यकृत है ना, लीवर, मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। क्लियर दे दिया इसने, ठीक है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है और ये पूरी टेबल दे रखी है। इसके अंदर आपको लार ग्रंथि, आमाशय, अग्नाशय, आंतरिक यकृत, तो आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। तो देखिए ये इस तरीके से विज्ञान का पोर्शन जो है कंप्लीट हुआ। ये 30 क्वेश्चन, इसके साथ साथ मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको और बता दिए जो आपके आने वाली रीट के लिए और अदर जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने हर टॉपिक को माइनरली आपको बताने की कोशिश की है। आपके लिए ये ज़रूर उपयोगी साबित होगा।
आपको अगर ये अच्छा लगा हो ये कंटेंट, ये मेरा लेक्चर, तो आप मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और CMPC बाई KLP सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करें। आपको सारे अपडेट्स, कब कौन सा वीडियो आने वाला, कल या अगला लेक्चर कौन सा है, वो सब आपको उस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी सूचना मिल जाएगी, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जब बैठो तो आप बहुत अच्छा काम कर सको और अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर सको। थैंक्स।